अब हम सेक्शन नंबर 7 के ऊपर हम आते हैं। जो हमारी पुरानी एविडेंस एक्ट थी उसका सेक्शन नंबर 9 जो है वो सेम बात बोलता था। ओके, इसको एक बार हम रीड करते हैं और जो भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पे वो एक बार हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फरेंस suggested by a fact in issue or a relevant fact, or which establishes the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which shows the relationship of parties by whom such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose. तो यहाँ पे जो keywords हैं उनको हमको देखना है। पहला कीवर्ड यहाँ पे होगा facts necessary to explain a fact in issue or relevant fact. Okay. Second इसमें होगा introduce a fact in issue or relevant fact. Third यहाँ पे होगा establishes the identity of anything or person whose identity is relevant. And fourth होगा यहाँ पे fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened. तो ये चार हमारे हो चुके हैं यहाँ पे कीवर्ड्स। एक फिफ्थ कीवर्ड भी यहाँ पे बनेगा और विच शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज बाय हुम सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड। अब यहाँ पे एक सिक्स्थ की फ्रेज भी होगा जो है यहाँ पे और विच सपोर्ट्स और रिबट्स एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट। तो ये 6 की फ्रेजेस जो हैं इनको हमको एग्जामिन करना है। ओके अब पहले हम आते हैं एक्सप्लेन के ऊपर। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का जो कीफ्रेज है इसमें हम आते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि इसने एक मर्डर कमिट किया है, तो अब फैक्ट इन इशू क्या हो गया दैट ए हैज कमिटेड मर्डर। ओके, एंड ए की तरफ से हमें फैक्ट इन इशू होगा दैट ए हैज नॉट कमिटेड मर्डर। ओके, अब यहां पे होता क्या है, एक और थर्ड फैक्ट हमारे सामने आता है कि जैसे ने ए ने मर्डर कमिट किया, ए ने जो मर्डर कमिट किया है उसे दिल्ली में किया था, एंड जैसे ही इसने वो मर्डर कमिट किया तुरंत उसके बाद ये देहरादून भाग गया या देहरादून फरार हो गया। ओके, अब बाद में ए जाके पकड़ा जाता है, ये जो बाद में जाके पकड़ा जाता है तो उसे पूछताछ होती है एंड इससे पूछा जाता है कि तुरंत मर्डर करने के बाद तुम देहरादून क्यों भाग गया था। तो यहाँ पे ए बोलता है कि मैं देहरादून इसलिए गया था बिकॉज मेरी वहां पे एक फैक्ट्री है और वहां पे आग लग गई थी एंड इसलिए मैं देहरादून वहां पे गया था। ओके, तो जो आग लगने का फैक्ट है, ये जो फायर लगने का फैक्ट है, ये हमारा हो सकता है अ फैक्ट विच इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट इन इशू। हमारा जो फैक्ट इन इशू है दैट ए हैज नॉट कमिटेड मर्डर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो फायर वाला फैक्ट है ये ए के बेनिफिट में यूज हो सकता है। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन अ फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट का। ओके, एंड ये जो हमारा फैक्ट है फायर लगने का ये सेक्शन नंबर 7 में रिलेवेंट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट के ऊपर हम आते हैं फैक्ट नेसेसरी टू सपोर्ट रिबट एन इन्फरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने मर्डर कमिट किया है बी का। ओके, एंड ये जो टाइम है मर्डर का ये 10:30 AM है, सुबह के 10:30 बजे ए ने मर्डर किया है बी का एंड ये इसने कमिट किया है सपोज मुंबई में एक जगह है चर्चगेट स्टेशन, यहां पे इसके ऊपर बी का मर्डर करने का एलिगेशन लगा रहे हैं, तो अब हमारा फैक्ट इन इशू हो जाएगा दैट ए हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ बी। ओके, अब यहां पे एक और फैक्ट हमारे सामने आता है कि अराउंड 10 पे 10:10 पे सुबह चर्चगेट स्टेशन के पास एक दुकान थी, वहां से ए ने एक चाकू खरीदा था। ओके, तो ये नाइफ खरीदने का भी फैक्ट हमारे सामने आ जाता है।
तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो नाइफ खरीदने का फैक्ट है ये हो सकता है, तो ये जो हमारा रेलेवेंट फैक्ट है चाकू खरीदने का, इसको आगे जाके ए जो है वो डिसप्रूव भी कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि ये जो फैक्ट है इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि मैंने मर्डर कमिट किया। बट यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 में हमको एक चीज नहीं देखनी, यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होगा एंड कौन से फैक्ट को हम आगे जाके प्रूव कर सकते हैं या फिर डिसप्रूव कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड के ऊपर हम आते हैं, और विच एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की बात हो रही है। अब थर्ड जो की फ्रेज है हमारा, यहां पे हमारी आइडेंटिटी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने बी की जो रिंग है उसको चोरी करी है। ओके, तो यहां पे हमारा फैक्ट एंड इश्यू हो गया दैट ए हैज कमिटेड थेफ्ट ऑफ बीज रिंग। ओके, अब आगे जाके बी एक एविडेंस देता है कोर्ट में कि जो उसकी रिंग थी उसके ऊपर एक ब्लू स्पॉट लगा हुआ था। जो हमारा ब्लू स्पॉट है ये रिंग की आइडेंटिटी को पता करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये जो ब्लू स्पॉट का फैक्ट है ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ दैट रिंग। ओके, अब सेक्शन नंबर 7 में आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग की भी बात कर रही है एंड साथ में आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन की भी बात करी गई है। अब एक पर्सन की पहचान, एक पर्सन की आइडेंटिटी आप कैसे पता लगाओगे? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हो सकता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वही फैक्ट एंड इशू है कि ए ने बी का मर्डर किया। ओके, अब इसके साथ हमारा एक और फैक्ट सामने आता है कि एक पर्सन सी है, इसने ए को बी का मर्डर करते हुए देख लिया था, यानी सी जो है हमारा ये आई विटनेस हो गया। अब सी ट्रायल के दौरान कोर्ट में आता है, सी जो है हमारा ट्रायल के दौरान कोर्ट में आता है एंड ये बी के खिलाफ ए के खिलाफ टेस्टिमनी देता है कि हाँ मैंने देखा था कि ए ने बी का मर्डर कमिट किया। अब यहां पे हमने एक टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन देख ली है, एक सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी होती है ऑफ अ पर्सन। इसमें होता है सेम फैक्ट हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर कमिट किया है एंड सी यहां पे बोलता है कि हाँ मैंने मर्डर कमिट होते हुए देखा है। ओके, बट सी जो है वो ए को जानता नहीं था, उसने रोड के ऊपर ए को बी का मर्डर कमिट करते हुए देख लिया था एंड बस उसको इतना ही पता है। अब आगे जाके क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे सी को जो है पुलिस बुलाती है एंड वो ए की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड वो एक ही कराती है, टीआईपी भी बोलते हैं इसे। अब इसमें होता क्या है कि पुलिस जो है इन्होंने ए को काफी सारे लोगों के बीच में मिक्स कर दिया, 10-11 लोगों के बीच में ए को मिक्स कर दिया है जिनकी सेम हाइट थी एंड सेम फेशियल फीचर्स थे। सबका जो कलर है, ये जो स्किन का कलर होता है वो भी सेम था और हाइट भी सेम थी। ओके, एंड इसके बाद सी को बोला जाता है कि इसमें से पहचानो कि मर्डर किसने कमिट किया। ओके, अब ये जो पूरी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती है ये एक मजिस्ट्रेट के सामने होती है और जब ये चल रही होती है इस दौरान पुलिस को आप रूम से बाहर कर देते हो बिकॉज जो पुलिस है वो विटनेस को यहाँ पर डरा भी सकती है एंड उसको वो इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी टीआईपी है इसको पुलिस की मौजूदगी में मत कराना, हमेशा ये एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं हमारे उनकी मौजूदगी में होनी चाहिए। अब आगे जाके होता क्या है कि जो हमारा सी है ये ए की पहचान कर लेता है, ये ए को पहचान लेता है और ये बोलता है कि हाँ ये जो पर्सन है इसने मर्डर कमिट किया। अब आगे जाके जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो जो हमारा टीआईपी वाला फैक्ट है ये एज अ कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह आप यूज कर सकते हो, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी, जब टीआईपी हो रही थी,
तभी भी सी ने सेम चीज बोली थी। तभी भी सी ने बोला था कि इस पर्सन ने मर्डर कमिट किया है। ए की तरफ उसने इशारा किया और बोला कि इस पर्सन ने मर्डर कमिट किया है। एंड जब ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जब उसकी टेस्टिमनी ली जा रही है कटघरे में, तो भी सी ने सेम चीज बोली थी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स मैच हो जाएगी। ये एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस आगे जाके हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आइडेंटिफिकेशन है एक पर्सन की, ये आप दो मेथड से कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं आगे। फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच द फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड। इसको एक बार हम एग्जामिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि आजकल जो वॉचेस आ रही हैं एंड जो न्यू आईफोन्स भी आ रहे हैं, आईफोन 14 जो है, उसमें आप देख रहे हो कि एक नया फीचर आ रहा है। इसमें हमारा एक क्रैश डिटेक्शन फीचर आ रहा है। सपोज एक पर्सन ए जा रहा है, इसकी इसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड इसके पास आईफोन 14 है। तो यहाँ पे क्या फीचर है ये चीज कि जैसे ही आपका एक्सीडेंट होगा, तुरंत जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो भी आपने फीड कर रखे होंगे कॉन्टैक्ट्स, इनको एक मैसेज चला जाएगा कि ये जो पर्सन है इसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो ये न्यू फीचर्स आ रहे हैं आजकल एंड आगे जाके आप देखोगे हर मोबाइल फोन में ये फीचर आ जाएगा। अभी जो हमें चीज डिस्कस करी है, इसका ये पर्पस है कि हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिल चुका है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट होता है उसी टाइम के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक मैसेज चला जाता है कि ए का एक्सीडेंट कमिट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारा फैक्ट है कि स्मार्टफोन जो है इसने मैसेज भेजा है, ये जो हमारा फैक्ट है, इससे हमको पता लग रहा है कि टाइम ऑफ एक्सीडेंट क्या है। तो टाइम ऑफ एक्सीडेंट हमको ये चीज बता रहा है एंड ये जो हमारा फैक्ट है ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 7 में। ओके, अब हम आते हैं रिलेशन ऑफ पार्टीज के ऊपर। ये जो हमारा की फ्रेज है रिलेशन ऑफ पार्टीज वाला, इसके ऊपर हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के खिलाफ डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी। डाइवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये ए ने स्टार्ट करी है। अब ए को प्रूव करना है कि एक्चुअली में उसकी शादी पहले कमिट हुई थी। डाइवोर्स तो तभी मिलेगा ना जब पहले शादी कमिट हुई होगी। ओके, तो यहाँ पे शादी आप प्रूव कैसे करोगे? क्या फैक्ट्स होंगे हमारे पास जिससे ये चीज प्रूव हो जाए कि ए और बी की शादी हुई है एंड ए और बी जो है हमारे हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे ए जो है शादी की फोटोग्राफ्स कोर्ट में जमा करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फोटोग्राफ जमा कर रहा है कोर्ट में, ये रिलेशनशिप जो है पार्टीज का, इसको डिटरमाइन कर रहा है। यानी हस्बैंड वाइफ का जो इनके बीच में रिलेशन है, इसको शादी के फोटोग्राफ्स जो है हमारी ये प्रूफ कर रही हैं। तो हमारा जो शादी की फोटोग्राफ्स हैं, तो ये हमारा एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए। इस हमारे एग्जांपल में जो फैक्ट एंड इशू है वो ये होगा कि ए और बी की शादी हुई थी। ए एंड बी हैड गॉट मैरिड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारी शादी की फोटोग्राफ्स हैं, ये ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, इसको प्रूफ करने में हमारी हेल्प कर रही है एंड साथ में जो हमारा फैक्ट एंड इशू है इसको भी प्रूफ करने के लिए हमारी ये हेल्प कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा सेक्शन नंबर 7 में कि कौन से फैक्ट जो हैं इनको आप रिलेवेंट फैक्ट्स बोल सकते हो। हमने एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझा है एंड जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं इनको आप याद रखना। एग्जाम में स्पेशली जो डीजीएस एग्जाम होता है, इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमको ये सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। एंड आपको खुद भी, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया अभी, वैसे आपको खुद भी कुछ एग्जाम्पल्स खुद से फ्रेम करने चाहिए। आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास जितने एग्जाम्पल होंगे उतने आगे जाके एग्जाम में हमको मदद होगी, बिकॉज जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास अगर पहले से ही एग्जाम्पल्स रेडी होते हैं तो हमको अटेम्प्ट काफी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो सेक्शन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है एंड नाउ वी विल कम टूवर्ड्स सेक्शन नंबर 8। अब सेक्शन नंबर 8 में कॉन्स्पिरेसी की जो सिचुएशन है इसके बारे में बात होती है। इसमें बोला हुआ है कि कौन से फैक्ट जो हैं ये कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ओके, अब इसको भी हम
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारा एक फैक्ट एंड इशू है कि ए और बी ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी करी है सी का मर्डर करने के लिए। ए और बी ने मिलके एक प्लान बनाया है कि सी का ये मर्डर कमिट करेंगे। अब यहां पे होता क्या है कि ए ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, ए ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं सी का मर्डर करूंगा, मैं सी का मर्डर करूंगा एंड इसके लिए मैं बी की हेल्प लूंगा। अभी इसे बी की हेल्प लेनी है जाके, सिर्फ इसने डायरी में अपनी इंटेंशन बताई है कि मेरे को सी का मर्डर कमिट करना है एंड इसके लिए मैं बी की हेल्प लूंगा। यहाँ पे जो हमारा फैक्ट है, जो ए ने यहाँ पे चीज डायरी में लिखी है, इसको हम बोलेंगे ये एक रिलेवेंट फैक्ट है। जो हमारा फैक्ट एंड इशू है दैट ए एंड बी हैड कॉन्स्पायर्ड टू मर्डर सी, इस फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए जो डायरी का फैक्ट है, ये फैक्ट हमारी हेल्प करता है। ओके एंड इसलिए जो ए ने डायरी में लिखा है, इसको आप रिलेवेंट फैक्ट यहाँ पे मान लोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बी तो पिक्चर में भी आया भी नहीं है, स्टिल ए ने जो डायरी में लिखा है यहाँ पे, उसको आप बी के खिलाफ भी यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हम सेक्शन नंबर 8 को एक बार रीड करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है when there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired to commit an offense or an actionable wrong। जब ए और बी हमारे एग्जांपल में, इन्होंने अगर इनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि इन्होंने साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए प्लान बनाया। ओके, एनीथिंग सेड और डन और रिटन बाय एनी ऑफ सच पर्सन in reference to their common intention after a time when such intention was first entertained by any of them। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी भी ए और बी में से किसी के मन में भी ये मर्डर करने की इंटेंशन पैदा हुई है एंड इसके बाद उन्होंने जो भी काम करे हैं, ये सारे के सारे काम जो हैं, ये हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स बन जाएंगे फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए। हमारे एग्जाम्पल में ए जो है, इसकी इंटेंशन पहले बनी है सी का मर्डर करने के लिए एंड इसके बाद इसने जो भी काम किए हैं, जो भी डायरी में इसने लिखा है, अगर इसने किसी को भी कोई भी गवाही दी है, ये सारी की सारी चीजें हमारी रेलेवेंट हो जाएंगी अगर ये हमारा फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए हेल्प कर रही है। तो जो हमारा डायरी वाला फैक्ट है कि इन्हें डायरी में लिखा था कि मेरे को सी का मर्डर कमिट करना है एंड इसके लिए मैं बी को जाके आगे जाके एम्प्लॉय करूंगा, तो ये जो हमारा फैक्ट है, ये फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए हेल्प कर रहा है बिकॉज ये दिखा रहा है कि ए की इंटेंशन थी सी का मर्डर करने के लिए। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें इज अ रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्संस बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग। यानी जो ए का डायरी वाला फैक्ट है, इसको आप ए के खिलाफ तो यूज करोगे ही करोगे, लेकिन साथ में आप बी के खिलाफ भी ये जो फैक्ट है हमारा डायरी वाला, इसको यूज करोगे। तो हमारा रेलेवेंट फैक्ट यहाँ पे प्रूफ कर रहा है कि ए और बी के बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई होगी। ऑब्वियसली आगे जाके प्रोसिक्यूशन को ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो डायरी का फैक्ट है, ये एक्चुअली में ए ने लिखा भी है या फिर नहीं लिखा है। तो ये बाद में जाके हम देखते हैं। सेक्शन नंबर 8 में हम यही चीज देखेंगे कि जो डायरी वाला फैक्ट है, ये रेलेवेंट है या फिर नहीं है। ओके, अब एक फैक्ट अगर रेलेवेंट होगा तभी आप इसके लिए आगे जाके प्रूफ्स दे पाओगे। ओके, अगर एक फैक्ट रेलेवेंट होगा ही नहीं तो आप इसके लिए प्रूफ भी नहीं दे पाओगे एंड इसलिए हमको सबसे पहले देखना होता है कि एक फैक्ट रेलेवेंट है या फिर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा डायरी वाला फैक्ट है, ए ने जो भी डायरी में लिखा था, जो हमने डिस्कस किया है, ये हमारी दो चीजों को प्रूफ करने की हेल्प कर रहा है। पहला ये कि ए और बी के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी एंड दूसरा ये कि ए और बी ने मिलके सी का मर्डर कमिट किया। तो ये दोनों जो फैक्ट एंड इशू है हमारे, इसको प्रूफ करने के लिए हमारा डायरी वाला जो रेलेवेंट फैक्ट है, ये हेल्प कर रहा है। एंड सेक्शन नंबर 8 में जो हमारा डायरी वाला फैक्ट है, ये रेलेवेंट होगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 9 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे आप देखोगे कि एलिबाई का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात होगी। ओके, अब सेक्शन 9 एक बार हम देखते हैं, इसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट। एंड सेकंड क्लॉज इसका बोलता है इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ any fact and issue relevant fact highly probable और improbable। दोनों क्लॉजेस को हम एक एक करके देखेंगे। ओके, पहला क्लॉज हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है
वो हर फैक्ट जो है वो रेलेवेंट होगा जो फैक्ट एंड इशू को या फिर जो हमारा रेलेवेंट फैक्ट है इसको इनकंसिस्टेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फैक्ट एंड इशू है कि ए ने बी का मर्डर कमिट किया। ओके, ये हमारा फैक्ट एंड इशू हो चुका है। अब इसमें एक और फैक्ट सामने आता है कि ये जो मर्डर कमिट हुआ है ये प्रोसिक्यूशन बोलता है कि 10 बजे कमिट हुआ था और ये दिल्ली के जो रोहिणी एरिया है वहां पे कमिट हुआ था फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पे ए जो है एक फैक्ट सामने लेके आता है कि 10 बजे मैं रोहिणी में था ही नहीं, इस टाइम तो मैं वेस्ट बंगाल में था। ओके, एंड यहां पे डेट भी गिवन थी सपोज 23 जून। ए ने बोला है कि 10 बजे सुबह 23 जून को तो मैं वेस्ट बंगाल में था। अब यहां पे जो मेरा फैक्ट है जो ए यहां पे क्लेम कर रहा है ये फैक्ट एंड इशू को इनकंसिस्टेंट बना रहा है। यहां पे अगर ए वेस्ट बंगाल में था इस टाइम पे तो बी का मर्डर कमिट कैसे कर सकता है? तो जो हमारा फैक्ट एंड इशू है इसको ये इनकंसिस्टेंट बना रहा है और यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो ये जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला फैक्ट है कि ए इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में था, ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 9 के अंदर। ओके, अब सेकेंड क्लॉज में हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्स विच मेक द फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। तो यहां पे लिखा हुआ है हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज वही फैक्ट एंड इशू हमारा कि ए ने बी का मर्डर कमिट किया है 10 बजे 23 जून को। अब यहां पे ए जो है वो फैक्ट लेके आता है सामने, एविडेंस लेके आता है वो सामने कि 9:40 पे मैं 23 जून को सुबह 9:40 पे तो मैं सीपी में था। अब सीपी भी एक जगह है दिल्ली में एंड सीपी और रोहिणी में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 1 आवर का होता है बाय रोड, और मेट्रो से भी आप देखोगे 50-55 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं। और अगर आप गाड़ी से कितना भी गाड़ी तेज चला लो 20 मिनट में तो आप सीपी से रोहिणी पहुंच ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा मर्डर का फैक्ट है इसको जो हमारा सीपी वाला फैक्ट है ये हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है, बिकॉज अगर 9:40 पे वो सीपी में होगा तो 10 बजे वो रोहिणी में कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हाईली इम्प्रोबेबल हमारा ये फैक्ट बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है। जो क्लॉज 2 में हमारा हाईली इम्प्रोबेबल है एंड क्लॉज 1 में हमारा इनकंसिस्टेंट है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनकंसिस्टेंट का ये मतलब होता है कि ये किसी भी सूरत में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर एक बंदा वेस्ट बंगाल पे है तो दिल्ली में वो मर्डर कैसे कमिट कर सकता है? एंड जो ये हमारा हाईली इम्प्रोबेबल वाला फैक्ट है इसमें आप देख रहे हो कि एक थोड़ा 1% चांस तो बनता है। अब 99% तो आप देखोगे कि सीपी से आप रोहिणी नहीं पहुंच सकते हो 20 मिनट में, लेकिन सपोज 1% चांस है कि अगर बहुत तेज गाड़ी चला दी इसने एंड बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था तो क्या पता है पहुंच गया हो। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नहीं बन रहा है, लेकिन 1% चांस है इसका पहुंचने का, तो इसको हम क्लॉज 2 में डाल देंगे बिकॉज इट हैज बिकम हाईली इम्प्रोबेबल। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। इनकंसिस्टेंट में 1% चांस भी नहीं होगा, लेकिन क्लॉज 2 में अगर आप डाल रहे हो हाईली इम्प्रोबेबल में आप डाल रहे हो तो यहाँ पे 1% चांस तो कम से कम हो सकता है। ओके, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको हम एलिबाई का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यानी जब मर्डर कमिट हो रहा था उस टाइम ए था ही नहीं वहां पे, तो यहाँ पे ए जो है वो एलिबाई का एक डिफेंस ले रहा है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि एलिबाई का कॉन्सेप्ट के बारे में कौन से सेक्शन में बात हो रही है। सेक्शन नंबर 9 में ये चीज बात हो रही है। एंड जो हमारा पुराना एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन नंबर 11 में एलिबाई के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती थी। सेम सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 11 में पहले होता था। ओके, अब सेक्शन नंबर 10 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है वो हर फैक्ट जो हमको डैमेजेस एस्टिमेट करने में हेल्प करता है इसको हम रिलेवेंट फैक्ट मान लेंगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 10 जो है हमारा ये सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स में ही लगता है, बिकॉज सिविल प्रोसीडिंग्स में ही हमको डैमेजेस
जो क्लेम करने का बात आती है वो सिविल प्रोसीडिंग्स में ही आती है। ओके, और आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारे रिकवरी ऑफ मनी सूट्स होते हैं और जो हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर सूट्स होते हैं उनके बारे में सेक्शन नंबर 10 बात नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं सिविल सूट्स के बारे में बात होती है जहां पे डैमेजेस क्लेम करे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और ए ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब बी जो है ए के खिलाफ डैमेजेस का सूट लेके आ सकता है कि अब मेरे को डैमेजेस चाहिए बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है। या फिर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसने एक फैक्ट्री चलाता है और जो भी फैक्ट्री का वेस्ट होता है, जो भी फैक्ट्री का गंद होता है, खुले में उसको वो एकदम बीच के रोड पे रख देता है। ओके, अब इस चीज की वजह से पूरी कॉलोनी में बीमारियां फैल रही हैं एंड पूरी कॉलोनी में आप देख रहे हो कि बदबू फैल रही है। अब यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस कमिट कर रहा है। ओके, अभी जो हमारा फैक्ट है कि ए पब्लिक न्यूसेंस कमिट कर रहा है, ये फैक्ट डैमेजेस को एस्टिमेट करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। आगे जाके कोर्ट जो है वो ए को डैमेजेस देने के लिए बोल सकती है, एक डैमेजेस का अमाउंट देने के लिए बोल सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर वो फैक्ट जो हमको डैमेजेस का अमाउंट बताने के लिए हेल्प कर रहा है वो सेक्शन नंबर 10 में रिलेवेंट हो जाएगा। ओके, तो सेक्शन नंबर 10 हमारा बोलता है एंड जो हमारी पुरानी एविडेंस एक्ट थी उसमें सेक्शन नंबर 12 जो है वो सेम बात बोलता था। अब सेक्शन नंबर 11 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे राइट और कस्टम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर वो फैक्ट जिससे एक राइट या फिर कस्टम क्रिएट हो रहा है या फिर क्लेम की बात हो रही है या फिर एक राइट और कस्टम मॉडिफाई हो रहा है या फिर एक राइट और कस्टम रिकॉग्नाइज हो रहा है या फिर एक राइट और कस्टम असर्ट या फिर डिनाई हो रहा है, हर वो फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा फैक्ट एंड इशू है कि ए जो है वो एक वेल को ओन करता है कि नहीं करता। अब ए बोलता है कि जो कुआं है इसको मैं ओन करता हूं एंड जो गांव वाले हैं वो बोलते हैं कि जो कुआं है ये सारे के सारे गांव वालों का है। ओके, अब यहाँ पे एक हमारे पास फैक्ट सामने आ रहा है कि ए के जो इंसेस्टर्स थे, ए के जो पूर्वज थे, उन्होंने जो ये वेल है एक गांव वालों के नाम कर दिया था। उन्होंने बोला था कि इस कुएं को हर वो बंदा यूज कर सकता है जो इस गांव को बिलोंग करता है। ओके, अब यहाँ पे जो कस्टम है इसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अब ए के जो पूर्वज हैं इन्होंने काफी साल पहले, सपोज 300 साल पहले, ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था कि ये जो वेल है ये हमारा नहीं है, ये सारे के सारे गांव वालों का है। तो यहाँ पे तब से कस्टम चला जा रहा है कि कि जो हमारा कुआं है इसको गांव के सारे लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फैक्ट एंड इशू है कि ए जो है वो कुएं को ओन करता है या फिर नहीं करता, इसको प्रूव करने के लिए जो पूर्वजों ने 300 साल पहले एडमिट किया था, रिकॉग्नाइज किया था, ये रेलेवेंट फैक्ट जो है हमारा फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं एंड हमको ये चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 11 में कस्टम की बात हो रही है। ओके, कस्टम को यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट बोला गया। ओके, अब इसकी इलस्ट्रेशन है वो एक बार हम रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी, अ डीड conferring the fishery on A's ancestors, a mortgage or the fishery by A's father, a subsequent grant of the fishery by A's father, irreconcilably with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbor are relevant facts। तो यहाँ पे वो हर इंस्टेंस बताया जा रहा है जो कि हमारे फैक्ट एंड इशू को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए के जो फादर हैं उन्होंने फिशरी के राइट्स जो हैं इसको मॉर्गेज कर दिया था एंड इसके बाद जो इनके फिशरी के राइट्स हैं ये इसके फादर ने बेच दिए थे। और यहाँ पे ये भी चीज लिखी हुई है कि जो ए के नेबर्स हैं उन्होंने ये जो फिशरी का राइट है ए के फादर का, इसको स्टॉप करने की कोशिश करी थी। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये हमारा रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे एंड जो हमारा फैक्ट एंड इशू है कि ए के पास राइट टू फिशरी है या फिर नहीं है, इस फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए जो भी हमारे रिलेवेंट फैक्ट्स यहाँ पे गिवन है ये हमारी हेल्प करेंगे। ओके, तो ये सेक्शन नंबर 11 हमारा बोलता है। अब सेक्शन नंबर 12 के ऊपर हम आते हैं।
यहाँ पे इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्सन, एनी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि हर वो फैक्ट जो ये चीजें हमको दिखाता है वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा फैक्ट एंड इशू है कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब हमको पता होता है कि अगर आपको एक मर्डर प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको इंटेंशन में प्रूफ करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में ए के पास इंटेंशन थी कि वो बी का मर्डर करेगा। अब यहाँ पे ए जो है वो बी को बहुत बार छाती पे 6-7 बार चाकू से मारता है। तो जो हमारा फैक्ट है चाकू से मारने का, ये इंटेंशन को शो कर रहे हैं एंड ये हमारा रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए को नॉलेज थी कि बी जो है उसका अभी अभी स्टमक का ऑपरेशन हुआ है। ए को जिसकी नॉलेज थी, फिर भी ये क्या करता है, जोर से बी को एक पंच मारता है वो वही जगह पे जहां पे उसका ऑपरेशन हुआ। अब यहाँ पे ए को नॉलेज थी, फिर भी वो वहीं पे बी को मार रहा है। अब पंच को मारने से बी की डेथ हो जाती है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांस में आप किसी को पंच मारोगे स्टमक में तो उसकी डेथ नहीं होती है, बट यहाँ पे बी का ऑपरेशन हुआ था एंड ए को इसके बारे में पता था, फिर भी उसने बी को मारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ए हैड मर्डर्ड बी। जो हमारा फैक्ट एंड इशू है इसका प्रूफ करने के लिए हमारा जो रेलेवेंट फैक्ट है ये हमारी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे हमारा रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा कि ए के पास नॉलेज थी कि बी का वहां पे ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उसने बी को वहां पे मारा। तो ये जो हमारा रेलेवेंट फैक्ट है इस सेक्शन नंबर 12 में होगा एंड ये हमारा फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे वही नॉलेज, इंटेंशन, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुडविल के बारे में बात हो रही है। ओके, यहां पे आप देख रहे हो कि बॉडीली फीलिंग के बारे में भी बात हो रही है। बॉडीली फीलिंग के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बोलता है कि मेरा बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है एंड साथ में वो अपने सर के ऊपर ऐसे ऐसे इशारा भी कर रहा है कि मेरा बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो ये जो हमारा फैक्ट है कि ए बोल भी रहा था एंड सब में इशारा भी कर रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन नंबर 12 बिकॉज ये जो बॉडीली फीलिंग है इसको दर्शा रहा है, इसको ये प्रूफ करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। ओके, अब ये जो सर में दर्द वाला एग्जाम्पल है ये हमने तभी भी देखा था जब हम कंडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, यानी जो हमारा कंडक्ट है वहां पे भी ये चीज रेलेवेंट होगी। तो दो सेक्शंस में सेम एक्ट रेलेवेंट हो सकता है। अब हम आते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने बी के घर में चोरी करी है। ओके, ये ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है। अब हमारे पास एक और फैक्ट आता है कि प्रीवियस 2 ओकेजन्स पे पहले 2 बार भी ए ने बी के घर में चोरी करने की कोशिश करी है। ये हमारे पास एक फैक्ट सामने आता है। अभी जो हमारा फैक्ट है कि पहले भी कोशिश कर चुका है, ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 12 में, बिकॉज ये हमको इंटेंशन के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्ट हमारे सामने आता है कि ए जो है इसकी आदत थी कि ये सच में चोरी था। ये बाकी लोग जो हैं उनके घर में भी चोरी करने का अटेम्प्ट कर चुका है। अब ये जो हमारा फैक्ट है ये रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा सेक्शन नंबर 12 में, बिकॉज ये बी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो एलिगेशन है वो पर्टिकुलर एलिगेशन होना चाहिए जो पर्सन क्वेश्चन में है, यानी जो बी है हमारा उसका केस यहाँ पे चल रहा है। तो जो हमारी बात है अगर उसका कनेक्शन जो है वो बी के साथ है तभी सेक्शन नंबर 12 में वो रेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन अगर जनरल बात है कि एक ही आदत ही थी कि ये चोरी था, ये जो फैक्ट है ये आप सेक्शन नंबर 12 में रेलेवेंट नहीं करोगे। तो सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें आप सेक्शन 12 में रेलेवेंट करोगे, जो हमारी जनरल चीजें हैं इनको आप रेलेवेंट नहीं करोगे सेक्शन नंबर 12 में। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बोलता है। अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम आते हैं। इसमें प्रीवियस कमीशन ऑफ एक्यूज के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे गिवन है कि अगर आप ये एग्जामिन कर रहे हो कि एक्यूज ने पहले क्राइम कमिट किए या फिर नहीं किए,
इस सर्कमस्टांस में अगर इस एक्यूज ने पहले भी कोई क्राइम कमिट की है तो वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, अगर हम जो हमारी न्यू आईपीसी पढ़ेंगे वहां पे यू विल सी कि चैप्टर नंबर 12 और 17 का अगर आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो एंड दोबारा से आपने सेम ऑफेंस कमिट किया है सेम चैप्टर के अंदर, तो आपको इनहैंस पनिशमेंट मिल सकती है। तो अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं कि एक केस में इनहैंस पनिशमेंट मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, अगर ये चीज हम एग्जामिन कर रहे हैं तो जो प्रीवियस कन्विक्शन है ये रिलेवेंट हो जाएगी। यानी ए ने जो भी पहले क्राइम किए हैं सेम चैप्टर में वो हमारे रिलेवेंट इस केस में हो जाएंगे। ओके, अब एनहांस पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जब आईपीसी पढ़ेंगे न्यू वाली तब वी विल सी। ओके, अब एक बार हम इसका इलिस्ट्रेशन नंबर ओ देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ओ, इसको एक बार हम रीड करते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ओके, यानी ए का ट्राई हो रहा है कि उसने बी का मर्डर किया है उसको शूट करके। The fact that A on other occasions shot at B is relevant as showing his intention to shoot B. तो सेम एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले भी A जो है वो B पे हमले कर चुका है। ये जो फैक्ट है रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 12 में बिकॉज ये B से डील कर रहा है। The fact that A was in habit of shooting on people with intent to murder them is irrelevant. यानी B की आदत थी कि लोगों पे शूट करता रहता था, ये चीज हमारी सेक्शन नंबर 12 में रिलेवेंट नहीं होगी। ओके, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्शन नंबर 12 जो है सेम सेक्शन नंबर 14 जो था हमारा पुराना सेम बात बोलता था। ओके, सेक्शन नंबर 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारी पुरानी थी वो सेम बात बोलती थी।